Hi everyone, welcome back to Let's Be Real with Karishma, जहां मैं रियल कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स प्रेजेंट करती हूं एक इमोशनल इंटेलिजेंस की लेंस के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संभावना के न्यू एंड लेटेस्ट प्रोजेक्ट यानी कंगना सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो, उसका बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल्सो उस म्यूजिक वीडियो का आफ्टर मैथ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। एट फर्स्ट मैं इस टॉपिक पे रिव्यू या रिएक्शन वीडियो नहीं बनाने वाली थी, बट जब मुझे कुछ रिक्वेस्ट्स आए इसे रिव्यू करने के लिए तो मैं इस वीडियो एंड उससे रिलेटेड चर्चों को गौर से देखने लगी। सरप्राइजिंग बात ये थी कि मैंने बीटीएस वीडियो पे एंड इवन म्यूजिक वीडियो पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स देखे। इट वाज शॉकिंग। कुछ क्रिटिसिज्म तो जायज है। इफ यू पुट समथिंग आउट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, सम विल लव इट एंड सम विल हेट इट, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट कुछ ऐसे नेगेटिव रिएक्शंस थे जिससे मैं खुद शॉक्ड रह गई। जैसा कि आप सबने ऑलरेडी शायद देखा होगा, सिंगर ममता शर्मा का एक न्यू पंजाबी सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका टाइटल है कंगना। ये एक लेट 90s अर्ली 2000s डांस स्टाइल नंबर है जिसमें फीचर हुए हैं संभावना सेठ और उसके साथ प्रवीण शिंदे। Millennials will definitely know what I'm going to talk about next. म्यूजिक वीडियोस एंड म्यूजिक एल्बम्स रिलीज करना 90s एंड 2000s में एक फैड था, स्पेशली एमटीवी एंड चैनल वी के टाइम पे, जब सिंगर्स के इंडिविजुअल एल्बम्स हुआ करते थे। जब मैंने इस म्यूजिक वीडियो कंगना को देखा तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी सिमिलर लगा अर्ली 2000s के म्यूजिक वीडियोस से। लाइट मेलोडियस म्यूजिक, कुछ क्लासिक हुक स्टेप्स, उसमें मॉडल्स या डांसर्स का फीचर होना एंड ऑल्सो सिंगर का बीच बीच में प्रेजेंस दिखना उस म्यूजिक वीडियो में। मैंने तो उसी लाइट हार्टेड माइंड से देखा जैसे कि मैं एक 90s के टाइम का म्यूजिक वीडियो देख रही हूँ। बट जब मैंने कमेंट्स पढ़े, आई वाज सो शॉक्ड विद द नेगेटिविटी। मुझे तो लिटरली ईगल आइज से न्यूट्रल कमेंट्स को ढूंढने पड़े, और जेन्युइन पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत ही रेयर थे। कमेंट्स पर मेजॉरिटी क्रिटिसिज्म हो रहा था कॉस्ट्यूम्स का, डांस स्टेप्स, हेयर एंड मेकअप का। बट जब मेरी नज़र एजिज्म या एज रिलेटेड कमेंट्स पर गई तब मैंने तो माइंड बना लिया था मुझे इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए। पर चलिए उससे पहले लेट्स रिव्यू द म्यूजिक वीडियो एंड द बिहाइंड द सीन्स व्लॉग। ये म्यूजिक वीडियो शूट हुआ है विस्परिंग वुड्स में, जो मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे दूर है। एंड बीटीएस से तो यही लग रहा है कि इट वाज अ डे शूट, मे बी 12 आवर शूट। एंड उसके लिए सैम और अवी दोनों सुबह सुबह बाय रोड उस लोकेशन के लिए निकले हुए थे। वहाँ ऑन साइट सैम का हेयर एंड मेकअप हुआ है अलॉन्ग विद हर कॉस्ट्यूम चेंजेस। एंड यूजुअली सैम के साथ उसकी ट्रस्टेड हेयर स्टाइलिस्ट भी होती है, बट शायद इस म्यूजिक वीडियो के लिए उसके प्रोड्यूसर्स ने ऑलरेडी अपने बजट और लाइकिंग के हिसाब से मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट प्रोवाइड किए होंगे उसको। ऑलमोस्ट सारे व्यूअर्स को मेकअप, हेयर स्टाइल और कॉस्ट्यूम्स पसंद नहीं आए। कॉस्ट्यूम्स आउटडेटेड थे, सॉन्ग को सूट नहीं कर रहे थे एंड ऑल्सो सैम के बॉडी स्ट्रक्चर को फ्लैटर नहीं कर रहे थे। बिहाइंड द सीन्स वाले व्लॉग में हमने सैम का पहला आउटफिट एंड मेकअप देखा। उसने तो मेकअप आर्टिस्ट को प्रेज किया और कहा कि उसने बहुत बढ़िया मेकअप किया है एंड उसको जितना नेचुरल मेकअप चाहिए था वैसा ही मिला है। उसको आईज थोड़ी ब्राइट चाहिए थी और गोरा मेकअप नहीं चाहिए था। उसने कहा कि उसको गोरा कर देने वाला मेकअप नहीं चाहिए था क्योंकि वो ऑलरेडी गोरी है और लाइटर फाउंडेशन उसके फेस को प्रोमिनेंट या बड़ा या सोलन दिखाता है। सो शी ऑल्सो सेड दैट जो फाउंडेशन लगाया है वो स्किन टोन को थोड़ा डार्कर कर देता है। तो उसने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट और एक्नॉलेज किया है कि ये मेकअप उसको डार्कर दिखा रहा है। जब वो फाइनली लुक चेक दे रही थी तब मेकअप बहुत ही पेल और पेस्टी लग रहा है, नो कॉन्ट्रास्ट एट ऑल। जैसे कि एक ब्रश लेके पूरे फेस पर ग्रेश कवरेज दे दी हो। आईब्रोज फिल्ड इन नहीं थे, आई मेकअप भी ग्रे टोन में दिख रहा है, बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है एंड किसी भी एंगल से डे टाइम मेकअप नहीं था ये।
जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है मेकअप के बारे में, कुछ फाउंडेशंस या मेकअप लगाने के तरीके हर किसी के स्किन टाइप को नहीं सूट करते हैं। कुछ फाउंडेशंस ऐसे होते हैं जो स्किन के ऑयल्स के साथ मिलके या एक्सटेंडेड टाइम के लिए सन या हीट में रह के वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब वो ग्रे ग्रे सा दिखने लगता है। और ये हम मेकअप लगाने के एक आधे घंटे में ही शायद नोटिस कर लेते हैं कि ये फाउंडेशन लगाने के टाइम वैनिटी के लाइट्स के नीचे कुछ और दिख रहा है एंड कुछ टाइम बाद दूसरी लाइटिंग में या धूप में कुछ और दिख रहा है। जब उसने लुक चेक दिया तो मुझे ऐसा लगा कि फाउंडेशन शायद ऑक्सीडाइज हो रहा है। इतनी धूप में हमारे फेस के पोर्स में से स्वेट और ऑयल्स रिलीज होते हैं एंड वो कुछ फाउंडेशंस के साथ कंबाइन होके इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्पीड अप कर लेते हैं। और इस टाइम पे टचअप्स तो डिजास्टर होते हैं। मेकअप और ऑयल्स दे नीड टू बी वॉश्ड ऑफ एंड देन फ्रेश मेकअप शुड हैव बीन अप्लाइड। पर खैर ऐसा हुआ नहीं। एंड वेदर इट वाज ऑक्सीडेशन, लाइटिंग, हीट, स्वेट या फाउंडेशन का गलत शेड, जो भी रीजन था, फाइनल रिजल्ट डेफिनेटली पैची और ग्रेइश लग रहा था। लिपस्टिक भी न्यूड था, ऊपर से कॉस्ट्यूम भी ग्रे एंड ब्लैक टोन्स में ही था, सो एवरीथिंग अबाउट दिस लुक मेड हर लुक ग्रे। एंड लोगों का क्रिटिसिज्म इसके बारे में जायज़ था। हेयर स्टाइल्स भी कुछ खास नहीं थे। शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो स्टाइल्स अच्छे दिखते, बट गर्मी, पसीने और ह्यूमिडिटी की वजह से हेयर स्टाइल्स वर्क नहीं कर रहे थे। कॉस्ट्यूम्स भी ओवरऑल सारे आउटडेटेड थे। दे वर डेफिनेटली नॉट स्टाइल्ड वेल, जैसे कि दे वर ट्राइंग टू हार्ड टू लुक हिप एंड मॉडर्न व्हेन दिस सॉन्ग डिड नॉट रिक्वायर इट। इस इस टाइप के फैशन एंड लुक को भी एक नाम दिया गया है, बट since it is somewhat used as a teasing label, I'd rather not say it here, but ये टर्म एटलीस्ट दिल्ली साइड में काफ़ी यूज़ होता है। जिनको ये टर्म पता है वो मेरी बात को समझ गए होंगे। एक मेन टॉपिक जो मैं आज उठाना चाह रही हूँ वो है एजिज्म का। कुछ व्यूअर्स क्रिटिसिज्म, ट्रूथ और फ्रैंकनेस की आड़ में एजिज्म कर रहे हैं या एज शेमिंग कर रहे हैं, एंड इट वाज वेरी इमेच्योर एंड अनकॉल्ड फॉर। तो कुछ कमेंट्स को देखते हैं। एक कमेंट था, क्यों भाई क्यों, 20 साल की लड़कियां खत्म हो गई हैं जो 45 साल की लड़की को 20 साल की लुक दे रहे हो, बहुत ही ऑकवर्ड लग रही है। फिर एक और कमेंट था, यही करना है तो बच्चे क्यों लाए घर। एक और कमेंट था उसके बाद, बच्चों के साथ टाइम बिताओ, बहुत मस्ती कर ली इससे पहले, अब बच्चों को संभालो, एटलीस्ट 2 साल तो दो उनको अपना बच्चा समझकर। बाय द वे, ये वीडियो बच्चों की बर्थ से भी पहले शूट किया गया था। फिर एक कमेंट था, हीरो संभावना का बेटा लग रहा है। एक और कमेंट मैंने देखा है जिसमें कहा था कि ऐसा लग रहा है कि एक माँ अपने बेटे से कंगन मांग रही है। एक और कमेंट ने कहा कि ये दादी और पोते की जोड़ी लग रही है। फिर एक और कमेंट ने कहा कि क्यों बुढ़ापे में नाक कटा रही है ये। कुछ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स ने भी हद पार कर ली थी। रिएक्शन चैनल्स होने के बावजूद उन्होंने अपने वीडियोस पे व्यूअर्स कमेंट्स को डिस्कस करने के अलावा सैम की मिमिक्री की, उसकी एंड इस म्यूजिक वीडियो की खिल्ली उड़ाई। व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सैम की मिमिक्री करो, उसकी दो बंस वाली लुक को कॉपी करके उसकी नकल उतारो। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये सोच रही थी कि ये रिएक्शन चैनल्स हैं कि खिल्ली उड़ाओ चैनल। बॉलीवुड में ये बहुत कॉमन है कि यंग एक्ट्रेसेस जिनकी उम्र 20 साल से भी कम है, उनकी पेयरिंग ओल्डर एक्टर्स के साथ की जाती है। ऐसे एक्टर्स जिनकी उम्र उनके पापा से भी ज़्यादा है, शायद 35 टू 37 ईयर्स का एज गैप। और ये चीज़ अब एक्सेप्ट हो गई है। उन एक्टर्स की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि बहुत कम लोग इस एज गैप को नोटिस करते हैं। अब तो मोस्टली लोग मूवी, स्टोरी, डांस या म्यूजिक पे फोकस करते हैं,
या ग्लैमर पे फोकस करते हैं। कितनी ज्यादा बड़ी हिपोक्रेसी है ये, इतने डबल स्टैंडर्ड्स। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इस म्यूजिक वीडियो में उनकी एज डिफरेंस नहीं दिख रही है। यस, एज डिफरेंस है। यस, सैम अपने को एक्टर से उम्र में बड़ी है और बड़ी दिख भी रही है। पर लोग ये पॉसिबिलिटी नहीं सोच रहे हैं कि हो सकता है म्यूजिक वीडियो की कास्टिंग सैम के हाथों में नहीं थी। स्मार्ट डिसीजन ये होता अगर उन्होंने कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप के थ्रू इस एज गैप को कम दिखाने की कोशिश की होती। सैम को एक टीनेजर की तरह ड्रेसअप करवा के उन्होंने एज गैप को और बढ़ा दिया। उनको इनफैक्ट प्रवीण को थोड़ा मैच्योर दिखाना चाहिए था, जैसा हमने एक रील में देखा जो इस म्यूजिक वीडियो के बाद सैम ने अपने चैनल पे रिलीज किया। उस रील में सैम और प्रवीण दोनों ब्राउन एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन क्लोथ्स में थे, जो थोड़े सेमी इंडियन एथनिक वेयर के लग रहे थे। एंड प्रवीण ने उसमें चश्मे भी पहने हुए थे, एंड इट मेड सच ए ह्यूज डिफरेंस। इस रील में तो उनका एज डिफरेंस का पता भी नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा। ऐसे अटायर में सैम कंगना दिलाने को भी कह रही थी तो अच्छा लग रहा था। पीपल वर एंजॉइंग द सॉन्ग, दे फोकस्ड ऑन द सॉन्ग, द डांस एंड द म्यूजिक। कॉस्ट्यूम्स के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है, एंड ये इम्पोर्टेंट चीज़ म्यूजिक वीडियो में मिस हो गई। इन एज शेमिंग और एजिज्म वाले कमेंट्स को पढ़ के ऐसा लग रहा था कि बहुत लोगों को अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क करना चाहिए। ये लोग अपने पर्सनल लाइव्स में बहुत प्राउडली कहते हैं, भाई हम तो सच बोलते हैं, लोगों को बुरा लगे तो लगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, हम तो ऐसे ही हैं, जो है हम सीधा मुंह पे बोल देते हैं। नो माय डियर्स, ये आपकी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि ये आपकी इमोशनल इमेच्योरिटी दिखाती है। सच बोलने में एंड रूड होने में बहुत बड़ा फर्क है। और अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, देन दैट इज अ यू प्रॉब्लम, समथिंग जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। मैंने रवीना टंडन के एक इंटरव्यू में उनके कुछ व्यूज सुने थे ऑनेस्टी और रूडनेस के बारे में, जो मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगी। शी सेड, there is a difference between honesty and rudeness. There are some people who actually feed off being rude and keep the tag of, oh, I'm so honest, I'll say it to their face. No, there is a line between honesty and being rude to another person to hurt their feelings. There is a line that you don't cross. अनफॉर्चुनेटली मैंने इस म्यूजिक वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही लाइन क्रॉस होते हुए देखी। फॉर्चुनेटली कुछ व्यूअर्स ने ये प्रूव भी किया कि किसी चीज़ को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने के लिए अननेसेसरली क्रूएल एंड हार्श होना ज़रूरी नहीं है। उन कमेंट्स में उन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दी, नेगेटिव रिव्यूज भी दिए विदाउट बीइंग रूड। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जैसे, आई एम नॉट अ हेटर, but Sam must work on her makeup and dressing sense. She is so beautiful, but her stylist never does justice to her. एक और कमेंट था, it's a genuine feedback to Sam and to the makers. The lyrics, the makeup, the outfit, the expressions, the shoot, the couple. Overall, everything doesn't match at all. So loud expressions. The song is nice, but the expressions and the dance style, the costume doesn't match with the song at all. Also, this kind of dance steps suits on Sam only for YouTube shorts, not for this kind of video music. Very disappointed. फिर एक और कमेंट था, could have been better with traditional Punjabi village direction and choreography and Punjabi dance. उसके बाद मैंने एक और कमेंट देखा, best example of how a good looking person can look worst with bad hair and makeup. उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स बेशक किए, पर उन्होंने रूडनेस की लाइन को क्रॉस नहीं किया, इसलिए ऐसे कमेंट्स जेन्युइन भी लगते हैं, ब्लाइंड हेट नहीं। एजिज्म का आफ्टर इफेक्ट सिर्फ बुरा लग जाना नहीं होता है कि ठीक है एज के बारे में बोल दिया, उसको थोड़ा बुरा लग गया। नहीं, एजिज्म का काफी लॉन्ग लास्टिंग एंड सेल्फ हार्मिंग इफेक्ट भी हो सकता है।
स्पेशली फॉर दोज जो ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करते हों। और ऐसे इफेक्ट्स हमने बॉलीवुड में बहुतों के साथ देखा है। कांस्टेंट एज शेमिंग और अपीयरेंस बेस्ड क्रिटिसिज्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री प्रेशर को और बढ़ा सकता है। एक्सट्रीम डाइटिंग, unnecessary cosmetic procedures और सर्जरीज, बॉडी इमेज इश्यूज, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स जैसे कॉन्सिक्वेंसेस भी ग्लैमर इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत एक्ट्रेसेस अपनी खुद की मर्जी से ऐसा करते हैं, बट बहुत इसलिए भी ऐसा करते हैं क्योंकि उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है, उनको एज शेम किया जाता है। ये तो सिर्फ कुछ ही आफ्टर इफेक्ट्स हैं एजिज्म के, एंड ये सिलसिला ऐसे ही कमेंट्स के साथ शुरू होती है। कुछ व्यूअर्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अभी क्यों सैम को प्रेज कर रहा था इतना, उसने क्यों सैम को सच्चाई नहीं बताई कि उसका मेकअप कैसा लग रहा था। एक व्यूअर ने कहा, अविनाश, इट्स ग्रेट टू सपोर्ट योर स्पाउस, बट समटाइम्स गिविंग रियलिटी चेक एंड गाइडेंस इज ऑल्सो अ ट्रू पार्टनर स्टफ। लेट्स बी रियल, Avi was just a spectator. He was there as a husband and supporter. Maybe उसने बाद में सैम को बोला होगा ऑफ कैमरा कि वो कैसी लग रही थी, उसको ये चेंज करना चाहिए था, वो चेंज करना चाहिए, बट ऑन कैमरा उसको यही दिखाना था कि सब अच्छा ही है। Now let's think of a scenario that what if he had by chance objected or suggested changes or given his opinion. लोग उसको ये कहते कि लिसन, लेट अस डू आवर जॉब। वही लोग ये भी कहेंगे कि काम करना है तो करो, नहीं तो लाइन में ऑलरेडी बहुत लोग खड़े हैं। एक सपोर्टिव हस्बैंड को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कब और कहाँ और किस सिचुएशन में उसकी अनफिल्टर्ड ओपिनियन रिक्वायर्ड है, एंड वो कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें उसकी अनफिल्टर्ड ओपिनियन का रिजल्ट अच्छा कम और बुरा ज़्यादा हो सकता है। प्रोड्यूसर्स या फाइनेंसर्स ने फिल्म लोकेशंस या सेट को एक दो दिन के लिए ही बुक किया होगा, और वो अलग अलग क्रूज टीम्स और डिपार्टमेंट्स को पर आवर या पर डे के हिसाब से पे करते होंगे। सारा शूट अगर दिन के उजाले में कंप्लीट करना है देन दे आर ऑलरेडी ऑन द क्लॉक। ज़्यादा चेंजेस और ट्रायल्स एंड एरर्स का समय नहीं होता है। as long as the financiers or producers are good with everything, then there is not much that another person can say. नहीं तो उनको एक डिफिकल्ट एक्टर का लेबल दे दिया जाएगा। काम शुरू भी नहीं हुआ है कि उसके साथ ऑलरेडी ऐसा टैग लग जाएगा कि उसमें एटीट्यूड है, उसके नखरे बहुत हैं, उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। राइट नाउ शी मे वांट टू शो हर सेल्फ टू बी अ पंक्चुअल एक्टर, जो सेट पे टाइम पे आती है, जिसके साथ काम करना इजी है, जिसके ज़्यादा डिमांड्स नहीं होते, ज़्यादा एटीट्यूड या टेंट्रम्स नहीं होते हैं। All these things need to be kept in mind, especially for someone who's wanting to make a comeback. कई प्रोड्यूसर्स तो इतने फिनिकी होते हैं कि अगर उनको एक्टर का एटीट्यूड पसंद नहीं है तो वो अगले दिन बिना डिस्कस किए, बिना वार्निंग के उसको रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे हमने कितने बड़े एक्ट्रेसेस के बारे में सुना है कि वो अचानक से रिप्लेस हो गए शूटिंग भी शुरू होने के बाद। द फैक्ट इज दैट देयर आर मिलियंस इन लाइन हु विल रन टू डू दिस रोल, सो व्हाई should a producer or financer have to deal with this? This is why probably Sam and Avi did not have the creative freedom to make any changes. हाँ, एज अ फ्रेंड और इनफॉर्मली यस वो कह सकते हैं, और शायद कहा भी होगा, बट कैजुअल वे में। अगर सैम ने ज़रा भी सीरियसनेस या स्ट्रिक्टनेस में कहा होता देन डेफिनेटली देयर वुड हैव बीन समवन जो ये बाद में सोचे कि नहीं यार, इसके साथ काम करना आसान नहीं है, इससे अच्छा कोई न्यू कमर ही ले लेते, इसके बाद इसके साथ काम नहीं करेंगे यार। एंड लेट्स बी रियल, व्हेन दिस सॉन्ग वाज बीइंग रिटन, उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि इस सॉन्ग में सैम को रखना है, या ये गाना सैम के लिए परफेक्ट है, या हमें इस सॉन्ग के लिए एक यूट्यूब व्लॉगर ही चाहिए। शी wasn't and she still isn't primarily known as a mainstream dancer या actor. So naturally जब उन्हें ये opportunity मिली होगी then she probably wanted to make the most of it, कि कुछ भी हो जाए इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना है। वो अपने आप को प्रोड्यूसर्स या टीम पे इम्पोज नहीं करना चाहती होगी,
स्पेशली जब वो शूट्स के लिए जाती है। शायद इसलिए वो अपने साथ अपनी कॉफ़ी मशीन को भी लेकर जाती है। नहीं तो पता चले पूरी टीम चाय के ब्रेक पर चाय पी रही है, पर किसी को दूर भागना पड़ रहा है कि सैम के लिए स्पेशली उनके पसंद की कॉफ़ी लाने के लिए जाना है वहाँ पे। विस्परिंग वुड्स इज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, एंड वहाँ उसके पसंद की कॉफ़ी मिले ना मिले, हु नोज। सो द बेस्ट सोल्यूशन इज टू टेक योर कॉफ़ी मशीन विद यू ऑन सेट। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने साथ थर्मस भर के अपनी चाय ले जाते हैं, कोई कॉफ़ी ले जाते हैं, स्मूदी मेकर्स ले जाते हैं। So then why is Sam being thrown under the bus for taking her coffee machine with her on set and on location? These honestly these coffee machines are so convenient. अपने साथ बस कॉफी पॉड ले जाओ, पानी तो वहीं मिल जाता है, एंड कुछ ही सेकंड्स में गर्मा गर्म कॉफी तैयार। टाइम भी वेस्ट नहीं होता है किसी का भी। इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट। व्यूअर्स वो क्वेश्चनिंग कि इसको बस कॉफी की ही पड़ी है, वहां जाते साथ ही कॉफी चाहिए। Let's be real, guys. This was an almost 12-hour shoot with extra hours for traveling. मतलब 2 घंटे तो लगे ही होंगे, पीक आवर्स में 3 घंटे लग गए होंगे वापस आने में, जैसे अभी कह रहा था। एंड उनमें से कोई भी वहां बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर नहीं कर सकता था, या नहीं किया होगा, किया भी होगा तो शायद कुछ हैंडी ही खाया होगा। एंड ऐसे टाइम पे दे नीड कॉफ़ी या चाय एंड देयर स्नैक्स टू गेट थ्रू द डे, स्पेशली जब इतनी कड़कती धूप में वो डांस कर रहे हो। तो ओवरऑल क्या मुझे कंगना म्यूजिक वीडियो परफेक्ट लगा? बिल्कुल नहीं। मेकअप, स्टाइलिंग और कॉस्ट्यूम्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, और व्यूअर्स को उसकी क्रिटिसिज्म करने का पूरा हक है। बट क्रिटिसिज्म और क्रूएल्टी के बीच में एक लाइन होती है। किसी के काम को क्रिटिसाइज करना एक बात है, और किसी वुमन को सिर्फ उसकी एज की वजह से ये कहना कि अब उसका डांस करने, ग्लैमरस दिखने या नए अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करने का समय खत्म हो गया है, ये बहुत अलग है। और शायद इसी डिफरेंस को समझना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। आपको कंगना का म्यूजिक वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड था, या कुछ व्यूअर्स ने एज शेमिंग की लाइन क्रॉस कर दी? लेट मी नो योर पर्सपेक्टिव इन द कमेंट्स, बिकॉज यहाँ सिर्फ मेरी नहीं, आपकी पर्सपेक्टिव भी मैटर करती है। टिल नेक्स्ट टाइम, stay positive, stay kind, and stay happy. And don't forget to like, share, and subscribe to Let's Be Real with Karishma. See you all later. Bye.